तो भाइयों, आज हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आए। ये टॉपिक छोटी छोटी कक्षाओं से शुरू हो जाता है। वैसे तो तीसरी से इसके बारे में बताया जाता है कि इस्पात से ये बनता है, लोहे से ये वस्तुएं बनती है। पर जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने आसपास की वस्तुओं को ही देखते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि पालतू जानवरों के नाम बताओ, तो आप वही पालतू जानवर बोलेंगे जो आपके आसपास है, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, बकरी, गधा, है ना, भेड़, यही बोलोगे। इससे ज्यादा तुम सोच भी नहीं पाओगे। कुत्ता। लेकिन इसके अलावा भी पालतू जानवर होते हैं, जैसे कि सुअर पालते हैं लोग। तुमने अपन ने कभी देखा नहीं है, तो इसका हमें एहसास नहीं होता है। पीयूष सुन लो बेटा, इधर इसको बंद कर दो, अभी कारोबार बंद कर दो, बंद कर दो, मैंने कहा। शांति से इधर सुनो। पढ़ने की चीज होती है तो काम से। मैं कह रहा हूं ना कि मेरा एक एक पढ़ाया हुआ टॉपिक तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, गारंटी है इस चीज की। तो मैं कह रहा था कि अगर तुमसे पूछा जाए कि पालतू जानवरों के नाम बोलो, तो भावेश हम वही बोलेंगे जो हमारे आसपास है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना विस्तारित नहीं है। छोटे बच्चों का दिमाग विस्तारित। लेकिन अगर हम देखें तो रेंडियर भी पालते हैं लोग, रेंडियर भी पालते हैं, और पिग पालते हैं। पिग यानी सुअर पालते हैं, है कि नहीं है। ध्रुवीय प्रदेशों में जाए तो वहां पर वो एक प्रकार का कुत्ता आता है जो गाड़ी को खींचता है, स्लेज गाड़ी को, वो भी पालते हैं, है कि नहीं। तिब्बत में चले जाए तो कुछ लोग हैं जो बाघ को पालते हैं। हालांकि है जंगली जानवर, लेकिन पालतू जानवरों में हमारे आसपास कोई नहीं पालता, तो हमको इनका अनुभव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा नॉलेज ब्रॉड होता है। ब्रॉड मतलब बड़ा होता है, ज्यादा होता है, तो फिर हमको समझ में आता है। पहले तो हमको सिर्फ इतना पता होता है कि यार ये स्टील है, ये लकड़ी है, हाँ। फिर हमको बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि ये लोहा है ना, ये लोहा धातु है। बड़े होते हैं तब फिर हम इसका विभाजन करते हैं, और 7वीं और 8वीं में जाके हमको पता चलता है कि धातु और अधातुएं भी होती है। नहीं तो इससे पहले हमें कुछ भी पता। देखो कैसे। सबसे पहले मैं तुमको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण बातें कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी ये क्या होता है। एक तो हमने हमारे आटा छानने की सारणी आती है, वो नहीं रे। आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं ये याद रखना है तुमको। आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118। ओके। दूसरी बात, धातुएं 91 है। कितनी है? तीसरी बात, अधातुएं, अधातुएं। अच्छा, आवर्त सारणी विज्ञान में जो हमारे तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, तत्व, उन तत्वों से एक आवर्त सारणी बनाई है। जो तुम 10वीं कक्षा में जाओगे या बड़े होकर विज्ञान पढ़ोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये आवर्त सारणी है जिसके अंदर तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। तो उसमें टोटल कितने तत्व हैं अभी तक ज्ञात तत्व? 100 कितने तत्व है? 100 नहीं, 118 है, 18 नहीं है। कितने तत्व? 118। और 118 में से 91 तत्व क्या है? कितने हैं? धातुएं कितनी है? और अधातुएं कितनी है? 22। कितनी है? 22। और फिर आती है एक उप धातु। कौन सी आती है? उप धातुएं। तो इनकी संख्या होती है 7। अब गिन लो, हुए के नहीं टोटल? हुए के नहीं टोटल? कितने हुए? अरे दादा, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1 9 10 11 12 120 हुए। हुए के नहीं? अब यहाँ पे जरा गौर तो करो, यहाँ जरा गौर तो करो कि ये उप धातुएं वो होती है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। अल्पेश, धातु और दोनों का गुण पाया जाता है। टोटल 118 तत्व है,
जिसमें से 91 धातुएं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि धातुओं की संख्या कितनी है, 91, और धातुएं कितनी है, और उप धातुएं कितनी है। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा सर धातु क्या है अधातु क्या है? ये भी एक बड़ा समस्या वाला प्रश्न है कि नहीं है? हाँ, तो हमें सबसे पहले हमको ये समझना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो अगर आप भूगोल पढ़ते हो या सामाजिक पढ़ते हो तो सामाजिक में आपको एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, खनिज। कौन सा टॉपिक? खनिज कहाँ से निकाले जाते हैं? जमीन में से, खान में से। ऐसे तो अपने मंडर में भी बहुत सारे खान है, 1 किलो वो वाले खान नहीं। खान मतलब बहुत गहरा खड्डा करते, जमीन के अंदर से खोद कर निकालने जाने वाले पदार्थों को जमीन में से खोद कर, खड्डा खोदते हैं बड़ा, निकाले जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? निकाले जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ये परिभाषा याद कर लो, सामाजिक में भी आ सकती है, सामाजिक के भूगोल में है। अब हम इन खनिजों को जब हम जमीन में से बाहर निकाला, मैं आपको सिंपल सा उदाहरण बताता हूं, ये लिखना बाद में लिखना, पहले सुनो। क्यों लिख लिख के बूढ़े हो जाओगे? पहले सुनो, इधर शांति से दिमाग में उतारो। हमने जमीन में से खड्डा खोदा, जमीन में से खड्डा खोदा, तो वहां पे क्या ऐसा होगा कि यार ये जमीन में से खड्डा खोदा तो ये मारकर ऐसा का ऐसा निकलेगा, होता है? या कहीं भावेश ऐसा होगा कि जमीन में से खड्डा खोदा तो ये पूरा लोहे का गेट निकला? यानी लोहा वहां पे शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। सही क्या गलत? वहां पे क्या होते हैं, ऐसे कुछ कण होते हैं। अभी 2-3 दिनों पहले की एक घटना है, मैं तुमको बताता हूँ, शांति से सुनना समझना। पिंडवाड़ा है ना, पिंडवाड़ा अपने सिरोही जिले में, पिंडवाड़ा में जेके लक्ष्मी सीमेंट की फैक्ट्री है, जहाँ सीमेंट बनता है, बिनानी और जेके, बहुत फेमस सीमेंट है, विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं इसके सीमेंट, जेके और बिनानी। और वो पूरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा है भावेश? तो वहां पे हेलीकॉप्टर से सर्वे किया, सरकार ने क्या किया, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं 3-4, और उनके नीचे ऐसा जाले टाइप उन्होंने कुछ ऐसे मशीन लगा रखे हैं, जो हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उससे पता चलता है कि इस जमीन में कौन सा तत्व है। ऐसा मशीन होता है, जमीन में डालने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ स्कैन करता है, पता चल जाता है। जैसे हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो हमारे अंदर क्या है, हम ऐसे सामने खड़े हो जाते हैं, फटाक से फोटो खींच के बता देता है। सोनोग्राफी करवाते हैं तो क्या डॉक्टर अंदर घुसता है, मशीन घुमाता है, बता देता है अंदर पेट में क्या है, बच्चा है कि बच्ची है। आई एम राइट? सही क्या गलत? ठीक इसी प्रकार से जमीन में से जब कोई पदार्थ निकाला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? खनिज। क्या कहते हैं? अब खनिज वहां पे भी शुद्ध रूप में तो नहीं होंगे, तो खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? अयस्क। कौन से रूप में? और ये ध्यान रखना कि खनिजों के साथ में कुछ अशुद्धियां भी होती है, अयस्क होते हैं। जैसे लोहा होता तो ऐसे थोड़ी होता है कि लोहे का इतना बड़ा वहां भंडार पड़ा है तो उठा के बाहर निकाल दिया। लोहे के साथ में रेत भी मिक्स होगी, कुछ दूसरी तत्व भी मिक्स होंगे, है ना? इसके अलावा कोई धातु भी होगी, अधातु भी होगी। तो अयस्क किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनको खोद कर निकालना, खोद कर अत्यंत लाभकारी होता है। अत्यंत मतलब बहुत लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अब एक सिंपल से उदाहरण से समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे लोहा अयस्क, लोहा, लोहा मतलब क्या होता है? लोहा, लोहा अयस्क। कार्बोनेट अयस्क, ये भी अयस्क होता है, कार्बोनेट अयस्क। अभी हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तुमको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। लोहा अयस्क का मतलब होता है कि जहां पर लोहे की मात्रा अधिक होती है, लोहे की मात्रा
मैं मना कर रहा हूं, मत लिख। लोहे की मात्रा अधिक होगी तो कौन सा? लोह अयस्क। एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक हुई तो एल्यूमिनियम अयस्क। समझ में आ रहा है? तांबे की मात्रा अधिक हुई तो ताम्र अयस्क या तांबा अयस्क। सही क्या गलत? समझ में आ रही है बात? जैसे कि मान लो ये जमीन है, इस जमीन के नीचे 10 किलो लोहा पड़ा है 3000 फुट नीचे। कितना लोहा? कितना लोहा? 10 किलो। कितना फुट नीचे? 3000। गवर्नमेंट ने सर्वे किया, पता चला कि सूरज जी के घर के बाहर जहां सूरज जी पढ़ाते हैं वहां 3000 फीट नीचे 10 किलो लोहा पड़ा है। तो गवर्नमेंट लोहा निकालने आएगी? 10 किलो के लिए नहीं आएगी। और गवर्नमेंट को यह पता चला कि जहां सूरज जी पढ़ाता है या रहता है वहां पे 3000 टन लोहा है। एक तो 10 किलो। अब 10 किलो के लिए तुम कल्पना करो, 3000 फुट खड्डा खोदना, फिर अंदर आदमी भेजने 10 किलो लोहे के लिए, हाँ, मशीनें लगानी, खोद के निकालना। 10 किलो महंगा पड़ेगा यार। और 3000 टन निकालना है तो गवर्नमेंट मेरे को तो कहेगी तू दूसरी जगह जा, पैसे देते तू दूसरी जगह जा, ये जमीन हमको दे। 3000 टन किसको कहते हैं? 3 लाख टन हो तो मेरे को तो गाय भी कर दे यहाँ दुनिया से, तू तो जा विदेश घूम मजे कर। सही क्या गलत? यानी जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसको निकालना लाभकारी होता है, तो वो अयस्क कहलाता है। ये परिभाषा में थोड़ी त्रुटि हो सकती है। क्यों? क्योंकि अयस्क मतलब जिसमें ज्यादा मात्रा हो। जैसे लोहे की मात्रा अधिक हुई तो उसका क्या नाम देंगे? लोह अयस्क। तांबे की अधिक हुई तो ताम्र अयस्क। आया समझ में? उसके बाद इनके साथ कुछ अशुद्धियां भी पाई जाती है, जिसको गैंग कहते हैं। आपके प्रश्न आता है कि गैंग किसे कहते हैं? एक तो अपने गैंग है, जैसे भावेश नैन, खेता नैन, ये गैंग बना रखी है, हाँ? वो वाली गैंग नहीं, दोस्तों की भी गैंग होती है। गैंग का मतलब होता है वे अशुद्धियां। अब तुम भी समझ लो तुम क्या हो। गैंग क्या होता है? अशुद्धियां जो धातु के साथ पाई जाती है। अब कौन कौन गैंग बनाएगा बताओ? हाँ, अशुद्धियां है, उसे गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं टॉपिक तो ये पढ़ा रहा हूं, धातु है धातु। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं पहले? ताकि तुम्हारे दिमाग से पिक्चर पूरी हो जाए। सबसे पहले खनिज जमीन में से खोद कर निकालेंगे, तो जमीन में खोदेंगे तो खनिज निकलेगा। खनिज में अगर लोहे की मात्रा अधिक है तो वो बन गया लोह अयस्क। जब उसको साफ करेंगे तो जो अशुद्धियां बच गई वो क्या हो गई? गैंग। और दूसरा लोहा तो है ही, लोहा तो। अब इसका विभाजन होगा, अगर इसमें गुण धातु के हुए तो इसको धातु की कैटेगरी में डालेंगे, और अगर इसमें गुण अधातु के हुए तो इसको अधातु की कैटेगरी में। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर है? अब हमको ये समझ में आना चाहिए कि धातुएं किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न कभी कभी 2 नंबर का पूछता है कि धातु और अधातु में कोई 2 अंतर बताइए 2 नंबर में। कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि 1 नंबर में पूछ लेता है कि धातु के कोई 2 उदाहरण लिखिए और धातु के कोई 2 उदाहरण लिखिए। हमारे लिखने का भी तरीका बड़ा विचित्र है, अजीबोगरीब है। हम लिखेंगे यहाँ पे पहला गुण लिखेंगे कि धातुएं चमकीली होती है, तो फिर अपने मारवाड़ी लोग हैं ना अपन, तो अपन यहाँ तुरंत लिखेंगे अधातुएं चमकीली नहीं होती है। हाँ, यहाँ लिखेंगे कि धातुएं ठोस होती है, तो यहाँ लिखेंगे अपन अधातुएं ठोस नहीं होती है। नहीं लगा के काम निपटा देते। ऐसे लिखा जाता है बेटा, ऐसे लिखेंगे तो 0 बटा सन्नाटा नंबर आएगा। 0 बटा, इसके भी कुछ गुण अलग है, इसके भी कुछ गुण अलग है। भावेश तू ऊपर नीचे हो रहा है, आई थिंक कोई गैस अंदर बनी। शैलेश तेरे को कह रहा हूँ, गैस बनी? बनती है कभी कभी बेटा, सुन इधर। तो धातु के भी गुण अलग होते हैं, अधातुओं के भी। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि धातुएं ठोस होती है, अधातुएं ठोस नहीं होती। ये तो फिर टाइम पास का काम हो गया। किसका काम हो गया? इसको विधिवत लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा कि धातुओं में धात्विक चमक होती है। कौन सी चमक? चमक होती है।
अब अगर तुमको ये समझ में आया कि धात्विक चमक क्या होता है, तो प्रश्न 1 नंबर में भी पूछ सकता है कि धात्विक चमक किसे कहते हैं। धात्विक चमक किसे कहते हैं? मौखिक याद रखने का, लिखने की जरूरत भी नहीं है। जब धातु को खुले में रखा जाता है या प्रकाश के सामने लाया जाता है तो चमकती है। लोहा होता है ना, नया नया लोहा लाते हैं, पतरा घर के ऊपर डालते हैं, कितना चमकता है कि आंखें भी उसके सामने नहीं देख पाते। सही क्या गलत? हाँ, लोहे का तार लाया खुले में पड़ा है तो उसकी रिफ्लेक्शन अपनी आंखों में गिरती है कि नहीं? धातु में चमकती है। हाँ, तांबे का कोई बर्तन पड़ा है उसमें अगर सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो अपनी आंखों में भी पड़ती है, तो चमकती है कि नहीं? हाँ के ना? समझ में आ रहा है? लेकिन अधातुएं, ऐसे मत लिखना कि धातुओं में धात्विक चमक नहीं होती, ऐसे नहीं लिखेंगे। अधातुएं नहीं चमकती हैं, अधातुएं चमकहीन होती है। चमकहीन मतलब चमकहीन होती। दूसरी बात, धातुएं कठोर होती है। धातुएं कैसी होती है? तो अधातुएं कैसी होगी? अधातुएं, अब लिख दो, कठोर नहीं होती है। अरे दादा, मुलायम होती है, आसानी से टूट जाती है, कोमल होती है, आसानी से टूट जाती है। समझ में आ रहा है? तीसरा, धातुएं, अच्छा धातुएं कठोर कैसे होती है? लोहे को देखो, एक तरफ से यश को पकड़ा दो, यश में बहुत ताकत है, एक तरफ से समझदार है आप लोग। किसको? कार्तिक को। अब इस लोहे के 2 टुकड़े करो, होंगे? कठोर होती है, इसीलिए तो नहीं टूटती है। वजनदार होती है, वजन भी होता है। और धातुएं तो मुलायम होती है, हाथ दिया टूट गई, हाथ दिया जैसे कोयला। अपने घर में लकड़ी जलाते हैं, कोयले को ऐसे पकड़ेंगे तो भी टूट जाता है। क्या कठोर होता है? लकड़ी का लेके ऐसे ऐसे करेंगे तो भी टूट जाता है। जो रात को तापते हैं उनको ज्यादा पता है इस विषय में। सही क्या गलत? धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की, ऊष्मा क्या होता है? हाँ, गर्मी होती है। यानी कि अगर धातु के ऊपर ऊष्मा प्रवाहित करें, धातु को गर्म करें, इधर एक मोमबत्ती लगा दो और एक सरिया पकड़ो हाथ में पतला सा, यहां से गर्म करोगे, धीरे धीरे ये भी गर्म हो जाएगा। धीरे धीरे, एक साथ नहीं। पहले ये गर्म होगा, ये गर्म होगा। एक दिन आपको बताएंगे प्रैक्टिकल में, शॉर्ट्स में बताऊंगा कि अगर हम यहाँ पे जलाते हैं तो ये ऊष्मा की सुचालक है। सुचालक का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा स्थानांतरित होती। आपको चींटी काटती है ना, पैरों में काटी तो पूरे पैर में खुजली आती है, यानी कि आप चींटी के डंक के सुचालक है। सुचालक मतलब आपके अंदर ये ऑटोमेटिक प्रवाहित होता है। तो ऊष्मा क्या होता है? गर्मी। अगर एक जगह गर्मी दोगे धातु को, लोहे को, तांबे को, तो वो दूसरी जगह भी आएगी। यही वजह है कि लोहे को धूप में रखते हैं तो गर्म हो जाता है। इसकी जगह कोयले को रख दो, बोले रेगिस्तान के गर्म रेत में डाल दो, नहीं होता है ना। और विद्युत क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत क्या होता है? लाइट। एक तार इस फीस में डालो, फ्यूज में, दूसरा पकड़ लो, देखना कैसा भांगड़ा डांस होगा। तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हुआ कि नहीं? और सुचालक होने की वजह से ही इसके अंदर जो तार प्रयोग होते हैं, जो खंबे से खंबे पे एल्यूमिनियम के तार चलते हैं, एल्यूमिनियम के तार है ये, तो इसमें शीघ्र विद्युत प्रवाहित होती है, बिजली प्रवाहित होती है। अपने घर में जो ये लाइट होती है जिसके ऊपर ये काला कवर चढ़ा होता है, उसमें भी एल्यूमिनियम के वायर होते हैं या लोहे के वायर होते हैं। लोहे में जल्दी करंट आता है,
क्यों? क्योंकि लोहा क्या है, धातु। एल्यूमिनियम क्या है, धातु। अंडरग्राउंड फिटिंग करते हैं या लाल कलर के या पीले कलर के या हरे कलर के या नीले कलर के, कोई भी कलर के वायल हो, तो उसके अंदर जो वायल होते हैं वो कौन से होते हैं, तांबे के। तांबा क्या है, धातु। समझ में आ रहा है? और धातु होने की वजह से ही विद्युत की सुचालक है, जल्दी करंट प्रवाहित होता है, ऊष्मा की सुचालक है, नहीं तो इसकी जगह कोई दूसरा प्रयोग करते। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये अधातु है, विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, हाँ, कुचालक। सुचालक और कुचालक समझ में आया कि नहीं आया? आया। कुचालक होती, यहां तक क्लियर है मामला? चलो, इसको नींद आ रही है। धातुएं तन्य होती हैं। कैसी होती है? तन्य का मतलब क्या होता है? खेता, तन्य उसको कहते हैं कि तौण। मारवाड़ी में क्या कहते हैं? तौण। यानी जब हम धातु को खींचते हैं, लंबी होती जाती है पर टूटेगी नहीं। और ये जो सोनार का काम करते हैं उनको तो इसका बेहतरीन पता है कि 1 ग्राम चांदी के तार से कितना, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं 1 ग्राम चांदी के तार से। चांदी क्या है? धातु है। 1 ग्राम कितना होगा रे? आलपिन के हेड जितना। 2 किलोमीटर लंबा तार। क्यों? क्योंकि उसमें गुण है किसका? तन्यता का। तन्य मतलब जितना खींचो लंबा होता जाएगा पर टूटेगा नहीं। साला पुष्पराज टूटेगा नहीं। समझ में आ रहा है? क्या झुकेगा नहीं? अरे वो तो फिल्मों में आया था, उससे पहले रावण था, उससे भी पहले रामायण देखना। रामायण में रावण कहता है रावण कट जाएगा पर झुकेगा नहीं। ये पुष्पराज तो बाद में आए है ना। 1 ग्राम चांदी के तार से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है 1 ग्राम से। तो चांदी क्या हुई? सोना क्या हुआ? सोना चमकता है कि नहीं चमकता? चांदी चमकती है कि नहीं चमकती? हाँ, चांदी में करंट होता है कि नहीं होता? चांदी को थोड़ी देर गर्म कर दो, गर्म हो जाएगी फटाफट। तन्य होती है। जबकि ये क्या होती है? भंगुर होती है। भंगुर मतलब 1 प्रहार की आन टूट जाती है। अभी मैंने तुमको उदाहरण नहीं दिए इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तन्य का अपोजिट भंगुर हुआ क्या? भंगुर मतलब जो आसानी से, पेंसिल का लीड देखा, ग्रेफाइट, जबकि वो कार्बन है। और कार्बन क्या होता है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ये आघात वर्धनीय होती है। अब अगर प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि तन्य किसे कहते हैं, तो तुम क्या लिखोगे? बोलो। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि तन्यता किसे कहते हैं, तो सिंपल सा लिख देना कि जब धातु को खींचकर लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं, इस गुण को तन्यता कहते हैं। यही तो वजह है कि जो लाइट की दुकान पे गए, लंबे लंबे तार क्यों होते हैं? तन्यता के गुण की वजह से। किसके गुण की वजह से? चूने के तार देखे तुमने कभी? चूने के होते ही नहीं है। क्यों? कोयले के तार देखे? नहीं होते। आघात वर्धनीय होती है। जबकि ये आघात वर्धनीयता का मतलब होता है इस धातु के ऊपर तुम कितनी भी चोट करो, सहन कर लेगी। आघात का मतलब होता है प्रहार, और वर्धनीय मतलब बढ़ना। जैसे तुम प्रहार करोगे, ये बजेगी, आवाज करेगी, टूटेगी नहीं, टुकड़े नहीं होंगे। तो ये कैसी होती है? ये भंगुर होती है। हाँ, ये आसानी से टूट जाती है। कौन? जबकि धातुएं आसानी से, समझ में आ रहा है? हाँ के ना? नेक्स्ट, अगला गुण, ये ध्वनिक होती है। बता राजेश, क्या होता है ध्वनिक?
हाँ, हम धातु को पीटे तो आवाज करेगी, इसीलिए तुम्हारे स्कूल की घंटी पित्तल की होती है, टान 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 टान। आजकल इलेक्ट्रिक बेल आ गई, पुराने जमाने में घंटी बजाते थे जब पकड़े टान 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 टान। क्यों? वो किसकी बनी होती थी? धातु। अभी भी लोहे की बजाते कई लोग, तांबे की बजाते, पित्तल की बजाते। क्यों? महादेव जी के मंदिर में इतना बड़ा वो मंदिर में लगा रखी है घंटी, क्यों? एक बार बजाते तो पूरे मंडार में सुने देता टान। किस गुण की वजह से? ध्वनि पैदा करने का गुण क्या कहलाता है? ध्वनि। धातुएं ध्वनि पैदा करती है, ये अध्वानिक होती है। कैसी होती है? इनमें से कोई आवाज नहीं आती, टूट गई तो गई। ये ठोस होती है। धातुएं कैसी होती है? अभी देख लो, मैंने उदाहरण बोले कई सारे। सोना कैसा होता है? चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ठोस। ठोस। अब लिख दो यार, ये ठोस नहीं होती है। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। कौन? धातु। मजेदार टॉपिक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा तो बंद करें। आए तो डिब्बा लेके बाद। तीसरी बात, इनका इनका किनका? क्या घर वालों का? गलनांक। गलनांक क्या होता है? गलना, पिघलना। गलनांक, गलनांक यानी गलने का अंक, गलने का तथा क्वंथनांक। क्वंथनांक क्या होता है? क्वंथन यानी कि उबलना, अधिक होता है, इतनी जल्दी गर्म नहीं होती भैया। धातुएं इतनी आसानी से गर्म नहीं होती। लोहे को, अगर लोहे का पाटा है कोई और उसको कोई गाड़ी या लोहार अगर उसका फावड़ा बनाना चाहता है तो देखो कितना लाल करेगा, कितना लाल होता है। यानी कि उसको पिघलाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए ना, अधिक चाहिए, उच्च होता है गलना। सही क्या गलत? तब जाकर उसको पीट पीट कर, पीटने का गुण क्या होता है? आघातवर्धनीय। और जब पीटेगा तो ध्वनि भी पैदा करेगा। लोहे का पाटा ठोस होता है, तन्य होता है, इसलिए तो वो एक पाटा होता है और पावड़े में बदल जाता है तन्यता के गुण के कारण। और उसको उस धोकनी से, धोकनी कहते हैं जिससे वो औरतें गाड़ी या लोहार की पाइप चलाती है, डुगुक डुगुक हवा निकलती है, उसको धोकनी कहते हैं। तो उससे उष्मा पैदा होती है और उस उष्मा से वो गर्म होता है, क्योंकि कठोर होता है। उसको द्रव अवस्था में लाते हैं, द्रव बनाने के बाद पीट पीट के उसका पावड़ा बना देते हैं। जबकि इनका गलनांक, गलनांक मतलब पिघलना, और क्वंथनांक कैसा होता है? क्वंथनांक निम्न होता है। कैसा होता है? निम्न यानी, निम्न यानी कम, निम्न यानी। अभी देखो, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया था कि अगर हवा को गर्म करें तो ऊपर की ओर उठती है। तो गैस, किसी भी गैस को गर्म करो, और इसी सिस्टम पे तो अपने चूल्हे जलते हैं घर के। सिलेंडर में गैस होती है, लाइटर मारा तो गैस गर्म हुई, तो कहाँ जा रही है? और ऊपर अपन रख देते हैं बर्तन, वो बर्तन गर्म होता है। हाँ, तो ये फटाफट गर्म होता है। गैस तो जल्दी गर्म होती है। गैस से भी, गैस के बाद द्रव, और उसके बाद भाई आप तीन चीजों को गर्म करने की कोशिश करो। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक बाटली लो, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल बताऊंगा, उससे आपको समझाऊंगा कि गर्मी जो होती है ना, गैस जल्दी गर्म होती है, पानी उससे भी लेट गर्म होता है, और ठोस होता है वो सबसे लेट गर्म होगा। एक पत्थर को गर्म करना है, काफी समय लगेगा।
पत्थर को गर्म करना है तो, पानी को गर्म करना है तो थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन गैस तो उससे भी कम समय में हो जाएगी। सही क्या गलत? अभी प्रैक्टिकल के माध्यम से तीनों आपको समझाऊंगा। अब अगर ये 8 लिख दिए भाई, और चाहिए? नहीं। समझ में आया? ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके, तो 2 या 3 पूछेगा, मैंने तो पूरा। और अब अंतिम अपन लिख देते हैं उदाहरण। खेल खत्म, पैसा बोलो। बोलो बोलो बोलो। तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, हाँ, आदि लिख दो पीछे। पीछे क्या लिख दो? आदि का मतलब क्या होता है? और भी, जिसका अंत ना हो। इधर बोलो, बोलो। कोयला, प्लास्टिक नहीं आता बेटा, प्लास्टिक को इंसान ने बनाया, ये तो जमीन में से निकलते हैं। प्लास्टिक कहाँ जमीन में? यहाँ गलती कर गए ना। हाँ, लकड़ी भी नहीं आएगी, लकड़ी जमीन में से कहाँ निकलती है? दादा, हीरा। हीरा कोयले का ही अपर रूप है, पेट्रोलियम, जिससे कोयला, पेट्रोलियम जिससे सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल आदि बनते हैं। हाँ, ये तो बड़े बड़े नाम है। इसकी जगह अगर अपन चाहें तो और भी लिख सकते हैं। क्या? आयोडीन, सोडियम जिसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। अभी मैं और उदाहरण समझाऊंगा। ग्रेफाइट, पानी बेटा कहाँ है? इसमें नहीं आएगा। हीरा, ये कोयले के अपर रूप है। अब सुनो, अब समझो बात को। ये मैंने पूरा आपको लिख के डिटेल दे दिया, पर समझने की चीज एक है। मैं कहता हूं कि रोज पढ़ो, कम से कम 2 घंटे स्व अध्ययन करो। स्व अध्ययन मतलब खुद पढ़ो ताकि तुम्हें याद हो। लेकिन सारे तो स्व अध्ययन नहीं करते, कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद मतलब जो उस नियम की पालना नहीं करते। सही क्या गलत? कुछ अपवाद होते हैं। मैं कहता हूं कि रोज पढ़ो, कम से कम 2 घंटे तो सेल्फ स्टडी करो। लेकिन कुछ होते हैं अपवाद, जैसे परीक्षा में कोई कह देता है कि नकल मत करो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कर ही लेंगे, तो वो क्या गिने जाएंगे? अपवाद, यानी उस नियम को फॉलो। तो धातु के भी कुछ अपवाद होते हैं जो इन गुणों का पालन नहीं करते। तो अधातु के भी कुछ अपवाद होंगे जो इनका पालन, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी खेलने की उम्र होती है, लेकिन केशव अपवाद है, वो पढ़ने बैठता है। वो क्या कहता है? मैं तो पढ़ूंगा। सही क्या गलत? हाँ के ना? तो वो अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? यानी जो जिस नियम को फॉलो नहीं करे वो उसको क्या कहेंगे? अपवाद। अब धातु के ये गुण है, देख लो मैंने आपके सामने लिखे। और अगर इन नियमों का कोई पालन नहीं करेगा तो अपन उसको क्या कहेंगे? अपवाद। क्या कहेंगे? अपवाद। और अधातु के ये गुण है, अगर इनको फॉलो नहीं करे तो उसको भी क्या कहेंगे? अपवाद। यानी धातु के भी अपवाद होंगे, कोई ना कोई तो होंगे ना। ऐसे दुनिया में इंसानों में है तो इनमें भी होंगे। सही क्या गलत? अब मैं आपको आगे समझाऊंगा कि धातु के अपवाद कौन कौन से हैं, अधातु के अपवाद। इसमें से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। छोटे छोटे प्रश्न तुम्हारी किताबों में लिखे हुए हैं कि सोडियम को केरोसिन में डुबो के क्यों रखता है? पता है आपको सोडियम क्या है? सोडियम धातु है। क्या है? धातु है। कैसी होती है? ठोस हुई तो इसको चाकू से काट सकते हैं क्या? लोहे को काट सकते हैं चाकू से? लेकिन सोडियम ठोस धातु होते हुए भी चाकू लेके काटो, कट जाएगी। आपने तो नहीं देखी सोडियम, मैं आपको अहमदाबाद से आके लेके आऊंगा, दिखाऊंगा सोडियम को। सोडियम धातु है, धातु का गुण होता है ठोस। धातु का गुण क्या होता है? चाकू से काटेंगे कट जाएगी, सब्जी की तरह कटेगी, टमाटर की तरह पट। सही में मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने देखी है। मैं लेके आऊंगा, तुमको दिखाऊंगा। तो वो उसका अपवाद हुआ कि नहीं? अच्छा, पारा क्या होता है? पारा देखा? डॉक्टर के पास एक थर्मामीटर होता है, भी बुखार होते हैं तो क्या साहब बुखार आ रहा है, तो क्या मुंह खोलो। ऐसे ही एक डॉक्टर ने किसी को बोल दिया, एक डोकरी को, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, तो क्या मुंह खोलो।
तो कहे तेरी बीवी को चक्कर के साथ चल रहा हो और कितना मुंह खुला है को लो बोलो। अरे क्या माँ जी ये नहीं मुंह खोलने का कहा था, मुंह में रखता है डॉक्टर थर्मामीटर फिर चेक करता है। वो बाप रे इतना बुखार है, इतने डिग्री सेल्सियस। पता है उसके अंदर एक धातु भरी होती है जिसको पारा कहते हैं। तो धातुओं का गुण क्या है? ठोस। लेकिन पारा कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव। द्रव होने की वजह से ही तो ऊपर नीचे होता है। तो वो क्या हुआ? अच्छा आप बताओ, धातुएं अधातुएं विद्युत और उष्मा की कैसी होती है? कुछ अलग। मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होनी चाहिए ना। अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी लाइट धातु में प्रवाहित होगी कि अधातु में? धातु में। धातु में इसमें नहीं होती। लेकिन ये जो ग्रेफाइट होता है ना इसमें होती है। ग्रेफाइट कहाँ होता है? पेंसिल का जो लीड होता है ना जिससे तुम लिखते हो। ये भी एक दिन प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। मेरे पास सामान थोड़ा ही कम पड़ रहा है सेल वेल लाने। तो अगर तुम पेंसिल की लीड 2 लगा दो और उसके ऊपर सेल टच करो, थोड़ी देर बाद ग्लास का पानी अंदर जो भरोगे ना गर्म हो जाएगा। बाबा तो ये इस नियम को फॉलो कर रहा है क्या? इसके नियम को फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा धातुएं द्रव या गैस अवस्था में होती है, लेकिन हीरा इतना कठोर होता है देखो। अच्छा एक गुण और है, धातुएं होती है वो क्रिस्टलीय रूप में होती है। किस रूप में? क्रिस्टलीय रूप होता है धातुओं का, ये और याद रखना। क्रिस्टलीय रूप का मतलब होता है उसको अपन वो उससे लेंस से वगैरह पता नहीं किससे देखते हैं तो उसका क्रिस्टल दिखता है। जबकि ये बिना आकार की होती है, बिना आकार की। इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता। इनका तो क्रिस्टलीय रूप होता है, ये बिना आकार की होती है। कौन? जबकि ये हीरा है ना, हीरा ये बड़ा हीरा नहीं है। जो हीरा होता है ना उसका भी क्रिस्टलीय रूप होता है। ग्रेफाइट का भी क्रिस्टल। मतलब ये इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे। क्या धातुएं चमकती है? अधातुएं चमकती है? नहीं चमकेगी। नहीं, यहाँ साफ लिखा है चमकहीन होती है। लेकिन तुम नमक को देखो, कहीं दूर भी रखा हो तो चमकता है नमक। यानी ये इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे नियम है एक 5वीं के बच्चे को गुणा आना चाहिए, अब जिसको गुणा नहीं आता वो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा तो क्या हो गया? अपवाद। समझ में आ रहा है ना? यहां तक एक बार नोट करो, फिर हम आगे क्या पढ़ेंगे? धातुओं और अधातुओं के अपवाद। इसके आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वेट कीजिए और अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।